नमस्कार, वर्ल्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। हफ्ते के इस शो में हम चर्चा करते हैं दुनिया भर में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की, डिकोड करते हैं बड़े नेताओं के स्टेटमेंट्स का, बयानों का और डिकोड करने में हमारी मदद करते हैं कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, दुनिया के जाने-माने स्ट्रैटेजिस्ट में से एक हैं और हमारे दर्शकों के बहुत पसंदीदा हैं। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और यही कहते हैं लोग कि कमांडर साहब को ले आइए, कमांडर साहब इस बात पर बोलें, इस बात पर बोलें। तो कमांडर साहब आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत डिमांड है आपकी। राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जय आपकी बदौलत ये सब हो रहा है, तो इसके लिए तो भाई मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन मौका मिलता है रूबरू होने का इतने सारे श्रोताओं के साथ, और इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह जो जो किया है, सब राम जी की मर्जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए इस हफ्ते की बातें शुरू करते हैं। बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते। कमांडर साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे चर्चा करते हुए पहले हँसी आती है। डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं। गुस्से में उन्होंने देखा कि जब भारत पॉलिसी पर मान नहीं रहा उनकी बात, तो उन्होंने कह दिया भारत और रूस की इकॉनमी डेड है। बहुत सारी बातें कही उन्होंने, लेकिन एक-एक करके लेते हैं। और पहले तो कहा है कि इकॉनमी डेड है, फिर कहा कि उनसे इससे हम मुझे कुछ लेना-देना नहीं है, रूस और भारत आपस में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उसके बाद फिर कहा कि रूस से तेल खरीद रहा है भारत इसलिए वो जुर्माना लगाएँगे। तो ये अजीब-सा कॉन्ट्रडिक्शन है। कहते हैं कि कोई मतलब भी नहीं है, ये दोनों डेड इकॉनमी चाहे जो करें और फिर कहते हैं जुर्माना भी लगाएँगे। तो ये आदमी है क्या कमांडर साहब? थोड़ा-सा इस पर रोशनी डालिए। राकेश जी, सिंपल सी बात है। ट्रंप महाराज सोचते थे वो ट्रम्प का इक्का है, ट्रंप के इक्का है। ठीक है। अफसोस यह है कि वो चिड़ी के गुलाम निकले। अब क्योंकि वो चिड़ी के गुलाम निकले हैं, उनको लगता है कि हम कुछ तो करें। हाँ। भाई देखिए, पब्लिसिटी दो तरीके से होती है। एक, आप जब अच्छा करते हैं तो थोड़ी बहुत होती है। कुछ लोग आपकी ना अच्छाई करेंगे, कुछ लोग फिर भी नुक्स निकालेंगे। लेकिन आप कोई बेवकूफी का काम करते हैं तो सब लोग आपकी बुराई करते हैं, लेकिन पब्लिसिटी अच्छी होती है। और ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या यही है। उनको अपने ही देश में उनकी जो मान्यता है या उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, वो लगातार गिरती जा रही है। गिर क्यों रही है? क्योंकि उन्होंने जो अपने है ना कायदे कानून जिस जहां जहां उसने परिवर्तन करने की कोशिश की है, वो सारे के सारे विफल हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी। कि मैं रूस यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में खत्म कर दूंगा। कुछ नहीं हुआ। इसराइल ईरान बंद हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई खास नहीं हुआ। हमास, अब तुम गए, ट्रंप ही निकल रहे हैं वहां से। फिर उनको मिल गया हिंदुस्तान पाकिस्तान। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की, जो पिछले इतने सालों से हिंदुस्तान कोशिश कर रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ उसका नाम ना जुड़े, उन्होंने वो नाम जोड़ दिया। उसके बाद है ना, सफलता के नाम पे उन्होंने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। तो ये हिंदुस्तान को पसंद नहीं आया, लेकिन उधर पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया, मौके पे चौका मारने की कोशिश की। पाकिस्तान को पता है वो तो भैया कटोरा लेके घूम रहा है। अब कटोरे में जो कुछ डाल दे। तो उन्होंने अपनी तरफ से कहा, ट्रंप आप महान, आपको हम नोबेल प्राइज के लिए ये करते हैं, आपके लिए हम सब कुछ कर देंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, हम आपको है ना तेल दे देंगे। अब आपने देखे होंगे मीम्स घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो कढ़ाई के अंदर जलेबी बना के कह रहे हैं, साहब ये है हमारा तेल। ठीक है। तो ये समस्या है पाकिस्तान की। खैर, उन्होंने कहा कि हमने थाईलैंड और इसके बीच, कंबोडिया के बीच की लड़ाई को हमने रोक दी। वहां भी कोई खास सफलता नहीं मिली। तो उन्हें सफलता कहां मिल रही है? कहीं नहीं। उसके साथ साथ उन्होंने अपने ही देश में ये टैरिफ वॉर शुरू करके इन्फ्लेशन वहां बढ़ा दिया है। देखिए, टैरिफ अगर है तो इसको साफ सिंपल भाषा में समझाता हूं। आप मुझसे आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं। आप अमेरिका से में हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान आपको एक शर्ट बेच रहा है $100 की। अब आपने 25% टैरिफ लगा दिया। अब हिंदुस्तान में जो व्यापारी है वो तो 25% नहीं दे रहा है टैरिफ का।
टैरिफ दे रहा है आप। हम्म। अब आप वो शर्ट जो $100 की खरीद रहे थे वो अब आप 125 में खरीदेंगे, तो हुआ क्या? आपके लिए तो इन्फ्लेशन बढ़ गया ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि और कहां से वो शर्ट आएगी? बांग्लादेश का भट्टा बैठा हुआ है और कहीं, है ना, कि ये बनती नहीं है। जो कैपेसिटी है एक्सपैंड करने की, बढ़ाने की, वो सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। तो आप कहां से लेके आएंगे वो शर्ट? आपको मजबूरन वो शर्ट हिंदुस्तान से ही खरीदनी है। आपका $25 व्यर्थ में एक्स्ट्रा हो गया। ये चीज जो है, अमेरिका में 2-2.5% के आसपास की इन्फ्लेशन हो गया। साथ साथ जॉबलेसनेस हो रही है, क्योंकि उन्होंने उठा के गवर्नमेंट से सब लोगों को निकाल दिया। ये कम करो, ये कम करो, डॉज लेके डाउन साइजिंग की है। आइडिया अच्छा था, लेकिन जिस रफ्तार में किया उससे विफलता ये हुई कि बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, उनको मौका ही नहीं मिला कुछ और करने का। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे आप ही ने, मतलब अमेरिका ने ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग भेजी थी चाइना, इंडिया, इंडिया कम, लेकिन वियतनाम वगैरह, आपने उन्हीं पे टैरिफ लगा रखे हैं, इतने कि बेहुदा टैरिफ लगाए हैं। तो सब जगह से वो भी समस्या आ गई आपको। तो आपके पास एकमात्र विकल्प था, वो था भारत, जहां जिसके पास कैपेसिटी है एक्सपैंड करने की। जो जो चीजें आपको नहीं मिल रही हैं वो हम आपको बढ़ा के दे सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग गुड्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो आपके एप्पल के आईफोन हो, चाहे वो टीवी हो, मेडिकल। चाहे वो मेडिकल हो, मेडिकल खास करके। सारी चीजों की ज्यादा कैपेसिटी तो हमारे पास है। आपने यहाँ पे भी, है ना, बेतुके बयान दिए और बेतुकी चीजें करनी शुरू कर दी। तो नेट नेट जो है, यहाँ उन ट्रंप को लग रहा है कि मेरी जो अप्रूवल रेटिंग है कहीं नहीं जा रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई ऐसा तूफानी किया जाए। वो कोका कोला का ऐड नहीं है, नहीं, थम्स अप का, आज कुछ तूफानी हो जाए। तो आज वो तूफानी कर रहे हैं। इस तूफानी में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, और इसमें उनको जब और कोई नहीं मिलता तो उनको लगता है चलो ठीक है, पाकिस्तान को हम जरा खड़ा करके हिंदुस्तान के खिलाफ करें, ताकि हम हिंदुस्तान पे दबाव बना सकें कि आप हमारी बात माने। खबरें तो ये भी हैं कि ट्रंप मोदी जी से बात करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा अब हमारे पास समय नहीं है, हम आपने हमें इतनी समस्याएं दे रखी हैं, हमें इनको रिजॉल्व करने दीजिए पहले। कमांडर साहब, एक बात मैं दुनिया के 2 लीडर्स के बारे में कहता हूँ, बड़ा कॉमन सवाल है कि क्या इनके सलाहकार लोकल राजनीति को, दुनिया की राजनीति को समझते नहीं है क्या? कौन है इनके सलाहकार? सवाल यही है, कौन है इनके सलाहकार? एक तो ट्रंप और दूसरे राहुल गांधी। भैया कौन इनको सलाह देता है कि ये बयान दे दो? कौन-कौन से बयान दे देखिए, देते हैं, ऐसा लगता है गली कूचे के लड़के 2 आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई तुम पार्लियामेंट में बोल रहे हो, अरे भाई तुम वॉशिंगटन में बैठे व्हाइट हाउस से तुम स्टेटमेंट दे रहे हो, तुम्हारा बयान इतना बड़ा होना चाहिए, बड़े आदमी का बड़ी जगह से आया हुआ बयान, पूरी दुनिया पर उसका असर होता है। लेकिन वो जैसे लगता है गली कूचे का कोई नॉर्मल सा लोकल गुंडा है, कोई बड़ा बन गया है। इनके सलाहकार कौन लोग हैं सर? राकेश जी, गली का गुंडा भी बहुत बड़ा हो जाता है। ये मुझे लगता है तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे हैं जो लड़ रहे हैं और कहते हैं मैं तेरे से कट्टी, मैं तेरे से कट्टी, मैं तेरे से कट्टी, मैं अपना तेरे दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये देखिए अब अभी अभी समस्या ये इन्होंने, है। जी, 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 प्लीज़ हाँ कंटिन्यू। बोलिए, आप नहीं, आप मैं पहले ये आप कह रहा बोलिए था, बोलिए। वो कह रहे थे ना, आप कह रहे थे कि दोनों छोटे बच्चे लड़ते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को बैकअप कर रहे हैं, पाकिस्तान में तेल खोजेंगे और दुनिया, अब बताइए दुनिया भर के तेल रिजर्व का 0.02% है पाकिस्तान में। क्या ओढ़ेंगे, क्या बिछाएँगे? 52वें स्थान पे है, 52nd इन द वर्ल्ड। तो ये सब तो चिढ़ाने के लिए है इंडिया को, इसमें सच्चाई तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। और देखिए यही तो समस्या है। ट्रंप, आप अमरीक एक आम अमेरिकन को अगर आप देखें, अमेरिका के लिए, उस अमेरिकन के लिए विश्व की परिभाषा क्या है? उसके लिए विश्व की परिभाषा है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, थोड़ा बहुत यूरोप, थोड़ा बहुत मेक्सिको। बाकी विश्व तो कुछ है ही नहीं। उनके लिए विश्व में और कुछ है नहीं। अगर उनकी वर्ल्ड व्यू, उनके विश्व की परिभाषा इतनी है, तो उनके उनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं?
और यहां पे ट्रम्प के सलाहकार जो हैं, जिन्होंने शुरू किया था ये मागा के नाम पे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पे, इन्होंने कहा था कि हम जो है अपना इलेक्शन जीतेंगे, जीते भी। उनको बहुत समर्थन मिला। उनको ये इसलिए समर्थन भी मिल रहा था कि अमेरिकन जो था वो आम तौर पे दुखी हो गया था बाइडेन और उनके जो लेफ्टिस्ट वोक टाइप ऑफ लोग थे उनसे। तो उनको लगा यार हमको अब भी हम भी ग्रेट हैं, हमें ग्रेट होना चाहिए। लेकिन जो तरीका अपनाया वो सरासर गलत था, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजें एक साथ करने की कोशिश की। ट्रम्प के सामने मुश्किल से 2 साल का समय था कि आप बहुत कुछ करके आप दिखाएं कि आपने कर दिया है। 2 साल क्यों? क्योंकि अब मिड टर्म, अगले साल में मिड टर्म इलेक्शन उनके आएंगे और वहां पे अगर वो हार गए तो लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो उनके पास यही 2 साल थे। उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। अब ये है कि साहब आप है ना पैदा होके रेंगने की औकात में आए हैं, अब आप चाहते हैं कि ओलंपिक का रेस भागना शुरू करें। अब वो तो संभव है नहीं। तो आप ओलंपिक की रेस में भागना शुरू कर दे, आप तो वही है ना कच्चा बनियान पहनने के लायक नहीं थे। समस्या यहाँ पे है और उनके सलाहकार भी इन्हीं के लेवल के हैं। तो ये आ गया ट्रम्प की बात। अब राहुल गांधी के बारे में हम क्या बताएं, उनके जो सलाहकार हैं वो भी उतने ही बेवकूफ हैं जितना वो। आप देखिए, गगोई कहते हैं कि आप पास में जाके आपने अपने हथियार क्यों चलाए, आप दूर से क्यों मार रहे थे। अब आपका जो अकल है वही आपको नहीं समझ में आती बात कि अगर मेरे पास मिसाइल है मैं पास में क्यों आऊं, अपने आप को क्षति क्यों पहुंचाऊं। जब मेरे पास प्रावधान है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ये क्यों कहूं। लेकिन आपको जो आपके लिए अच्छे लोग थे, शशि थरूर ने जिस तरह से हिंदुस्तान का पक्ष रखा अमेरिका में और सब जगह, उस काबिल तारीफ है। उन्हीं के पार्टी के इतने और लोग थे जो अलग अलग गए और उन्होंने, आनंद शर्मा जैसे थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पक्ष रखा। आपने उनको नजरअंदाज कर दिया और आप लेके आए पता नहीं कहां से कौन कौन लेके आ गए। तो ये तो समस्या है। लेकिन आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि भाई ट्रंप क्यों कर रहे हैं और ट्रंप ने कोई सफलता मिली है कि नहीं मिली है। कहने के लिए ट्रंप के व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने बड़े शानदार तरीके से कहा, हर महीने हमने एक युद्ध रोका है, इसलिए ट्रंप सबसे प्रबल दावेदार है नोबेल पीस प्राइज के। सब जगह इनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, वो अलग बात है। अब आइए ट्रेड के ऊपर ही। ट्रेड के ऊपर हिंदुस्तान के साथ सबसे अमंग द अर्लीस्ट नेगोशिएशन स्टार्ट किए थे। फिर चीन के साथ हुआ, चीन के साथ एक कुछ टेम्पलेट टाइप एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ हमने ब्रॉड गाइडलाइंस एग्री की हैं, लेकिन कॉन्क्रीट तरीके से कुछ नहीं हुआ। 90 दिन और हैं उसके लिए। फिर उन्होंने डील साइन की। डील साइन करने की बातें कर रहे हैं, सिर्फ एग्रीमेंट वर्बल हुआ है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, इवन यूरोपियन यूनियन, साइन कुछ नहीं हुआ है, बतिया रहे हैं। ठीक है, अब जुबानी जमा खर्च आप करा लीजिए हमसे, जितना कराना है हम करने को तैयार है। ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन सब जगह जो है बॉटम लाइन सबसे कम टैरिफ कितनी है? 15%। हमें कितना डाला है? 25%। हमारे 25% में क्या फर्क है? उन्होंने फार्मा अलग कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग कर दिया, कुछ मशीनरी अलग कर दी, स्टील अलग कर दिया। मतलब बचा कितना? जितना बचा है इससे सब मिला के हमारा जो 40 और बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है, इसमें 2.5 से 3 बिलियन के ऊपर असर पड़ेगा। हमारा अमेरिका के साथ टोटल ट्रेड के जो जीडीपी हमारा है उसका, वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, 3% भी नहीं बनता। तो हमें कितना फर्क पड़ेगा हमारे जीडीपी के ऊपर? जो सबसे बुरा अनुमान आकलन लगा है वो 0.2% का असर पड़ेगा अगर रोज सारे टैरिफ हर चीज के ऊपर आ जाए। आपने कहा से निकाल दिए। बिल्कुल। ठीक है, तो आपके ऊपर असर कोई खास पड़ेगा नहीं। अब यूरोप के साथ क्या किया है, ये 2-3 मैं खास करके बताना चाहता हूं। यूरोप के साथ उनका जो डील है उसमें यूरोप
अमेरिका से $60 बिलियन का तेल खरीदेगा अगले 3 साल के अंदर। अमेरिकन तेल और गैस जो है वो रशियन तेल और गैस से करीब करीब 3 गुना ज्यादा महंगी है, क्योंकि भाई आप इतने दूर से आएगा, फिर वो शिप से आएगा, आपके पास लैंड करेगा, आपको अपनी अलग नई पाइपलाइनें बनानी पड़ेंगी, वो सब कॉस्ट है। यूरोप को मालूम है ये, उसके सामने ये आ रहा है। दूसरा, यूरोप ने एग्री किया कि हम $600 बिलियन तक का हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि अपना जो डिफेंस है वो हमारे 5% का जीडीपी के बराबर का हो जाए, हम खर्चा करें। भाई जीडीपी का खर्चा अगर कर रहे हैं तो कहां से खरीदेंगे? अमेरिका, क्योंकि भाई नेटो स्टैंडर्ड के आपको हर चीज चाहिए, वो सिर्फ अमेरिका बनाता है, तो अमेरिका में आएगा। निवेश कहां करेंगे? अमेरिका में करेंगे। तो अमेरिका तो ये कह रहा है कि भाई मेरे 5 उंगलियां घी में सरकड़ाई में। यूरोप को क्या मिल रहा है इसमें? यूरोप को मिल रहा है कि अमेरिका कंटिन्यू करेगा कि मैं आपका प्रोटेक्शन, आपका जो है डिफेंस रखूंगा। ये वही बात है जब आप गली में गुंडे को आप ना पैसा देते हो, हफ्ता देते हो कि साहब आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ये यूरोप हफ्ता दे रहा है अमेरिका को। यूरोप को दूसरा डर है कि अगर रशिया जीत जाता है यूक्रेन से तो क्या वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। इसके लिए अमेरिका ने कहा, यूरोप ने अमेरिका को कहा भैया आप हथियार दीजिए उनको। तो अमेरिका कहता है हाँ हम हथियार दे देंगे, पैसे आप हमें दीजिए, पैसे आप हमें दीजिए, आप हथियार हमसे खरीदिए और हम आपको बेच रहे हैं, आप जिसको देना चाहे आप दे दीजिए। तो मतलब यह है कि अमेरिका ये आगे कल चल के कह सकता है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, जो किया वो यूरोप ने किया, ताकि अगर कल स्थिति बिगड़ती है तो सारा डिकरा यूरोप के ऊपर फोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यूरोप हफ्ता देने को तैयार हो गया है। लेकिन ये मत भूलिए यूरोप में किसने एग्री किया है? यूरोपियन यूनियन ने, अर्सुला मंडोलेस ने। अब ये चीज जाएगी 23 देशों के पार्लियामेंट में। आपसे एक पार्लियामेंट तो संभलता नहीं है, अमेरिका से अपना ही संभलता नहीं है, यहां पे अर्सुला जी जाएंगी 23 पार्लियामेंट में बताएंगी कि आप ये सब क्लियर करें। ये आपको लगता है 1 दिन 2 दिन 6 महीने में होने वाला है? ये नहीं हो रहा कुछ। ये सिर्फ तरीका है दुनिया को बेवकूफ बनाने का कि और प्रेशर डालने का, देखिए हमने ये सब कर लिया है, अब आप हमारी बात मान लें। ये हो नहीं रहा। ठीक है, अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जैसा हम कहते हैं भाई वो तो भूखा नंगा है, उसको जो कटोरे में जो भी डाल दे उसको वो तैयार हो जाता है। अमेरिका में उसने देखा ट्रंप महाराज को क्या चाहिए है, मक्खनबाजी। उनको बढ़ाओ चढ़ाओ, उनको बोलो भैया आप महान हैं। ठीक है, वो आपको याद होगा एक मूवी थी अंदाज अपना अपना, जिसमें वो आमिर खान वो कहते घूमते थे कि आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष हैं, महापुरुष हैं। ये यहाँ पे पाकिस्तान कर रहा है, सर आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं, महापुरुष हैं। और उनका कह दिया कि हम आपकी फैमिली के साथ एक क्रिप्टो करेंसी की डील साइन कर देते हैं। उस एक डील ने कई $100 मिलियन का फायदा ट्रंप फैमिली को एक दिन में दिया है, क्योंकि ट्रंप जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी कीमत बढ़ गई क्योंकि वो वहां पे इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपको गैस दे देंगे, हम आपको रेयर अर्थ दे देंगे, हम कॉपर देंगे, गोल्ड देंगे। कहां से? रिकोडेक और सैंडेक माइंस जो बलूचिस्तान में है। यही माइंस इसी पाकिस्तान ने चीन को प्रॉमिस कर रखी है। चीन ने 60 बिलियन इन्वेस्ट किया है, चीन ने ग्वादर पोर्ट बनाया है, चीन ने रास्ता बनाया है। अब चीन कहता है साहब आप हमारे साथ में ना थे, अब आप वहां जा रहे हैं, भाई हम तो ये मान नहीं सकते। चीन क्यों मानेगा? तो इसीलिए आप देखिए पिछले कुछ दिनों में मुनीर भागते हुए गए थे चीन के पास, और ऐसे भागते हुए गए थे कि उन्होंने अपना श्रीलंका का जो दौरा था उसे रद्द करके चीन गए थे। मतलब यह है कि चीन गए नहीं थे, चीन बुलवाए गए थे।
आप वहां आ जाके साष्टांग हुए हैं और मिले किससे? वैंग ही से। और किसी के पास समय ही नहीं था। उनको टाइम भी लगता नहीं। था कि मैं शी जिनपिंग से मिलूंगा। शी ने तो उनको समय का, उनको अपनी घड़ी भी नहीं दिखाई। उनको शायद डर लगा हुआ था कि क्या पता घड़ी मुल्ला मुनीर अगर दे देंगे तो हमारे ऊपर भी मिसाइल आ जाए इसराइल से। आपको याद होगा ईरान में यही हुआ था घड़ी से। ठीक है, तो ये समस्या है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने क्या प्रॉमिस किया है? $10 बिलियन तेल में खरीदूंगा अमेरिका से। अच्छा, कहां से लाएंगे पैसे? आज तक तो तेल आपको मिल रहे थे खैरात में, सऊदी अरब से। वो आपको तेल देते थे, उसके बाद कहते थे ये लोन है, फिर कहते चलो ठीक है हमने लोन माफ कर दिया। अब वो कहां से लाएंगे? तो पाकिस्तान तो अपनी समस्या में फंसा हुआ है। तो ट्रंप के पास सक्सेस क्या है इस पूरे के पूरे डील में? यहां पे एक छोटा सा पेंच और आता है। वो पेंच है, बल्कि दो हैं, एक यूक्रेन, एक इंडिया के अंदर ही। यूक्रेन का पहले लेते हैं। रशिया को उन्होंने यूक्रेन के नाम पे पहले धमकी दी, 50 दिन के अंदर आप युद्ध रोके वरना। अब वरना पे बैठे हुए थे। पुतिन महाराज जो हैं वो ट्रंप से भी बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं। उनके लिए तो बहुत मशहूर है। एक असली कहानी आपको सुनाता हूं, थोड़ा सा डाइवर्शन है। जी, बिल्कुल। ईस्ट जर्मनी में पुतिन एक पुलिस स्टेशन के अंदर थे। उन दिनों वो केजीबी में मेजर थे। उनके साथ पुलिस स्टेशन में 12 के आसपास लोग थे। और उस समय ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का विलय की बात हो रही थी, तो वो पुलिस स्टेशन को सराउंड कर लिया। और कई 100 लोगों ने उसे सराउंड कर लिया और धमकी दे रहे थे कि हम आपको सबको मारेंगे, हम पुलिस स्टेशन को जला देंगे। उस टाइम पे पुतिन निहत्ते बाहर आए। उनको बोला कि देखो भाई साहब, आपको लगता है कि मैं बाहर आया हूं क्योंकि मैं निहत्ता हूं और मैं कमजोर हूं। मैं इसलिए बाहर आया हूं कि मेरे पास इतने हथियार हैं पीछे, आप मुझे कुछ करोगे इससे पहले हमारे जो लोग हैं वो आप सबको भून के रख देंगे। मेरा मशवरा यह है, शांति से चले जाइए, मैं आपको रिपोर्ट नहीं करूंगा, आप शांति से अपने अपने घर चले जाए। वो सारे लोग शांति से घर गए और पुतिन ने ना ही अपने आप को बचाया, पूरा पुलिस स्टेशन बचाया, पूरे 12 लोगों को बचाया। ये है पुतिन। आपको लगता है पुतिन ऐसे व्यक्ति ट्रंप की धमकियों से डरने वाले हैं? पुतिन के ऊपर असर उल्टा पड़ा। उन्होंने पिछले 1 महीने के अंदर अंदर इतने वार किए हैं यूक्रेन के ऊपर कि उसका हद और हिसाब नहीं। पिछले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो 7 छोटे छोटे गांव या छोटे कस्बे यूक्रेन में पुतिन ने वापस ले लिए हैं। पूरा का पूरा फ्रंट ज़ेपोरिज्हिया से लेके लुहांस्क, डोनेट्स्क, सारी जगह पे वो आगे बढ़ रहे हैं। खार्किव के बाउंड्री बिल्कुल बाहर आ गए। और खार्किव से जरा सा पहले एक छोटा शहर है जो उनका लॉजिस्टिक्स हब था, उसको टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, कीव के ऊपर इतने उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से मारा है कि वो कीव भी बाप बाप कर रहा है कि भैया हम क्या करें, हमें बचा ले आप। ठीक है, तो पुतिन तो पीछे हट नहीं रहे। पहले पुतिन तैयार थे नेगोशिएट करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम जैसे हैं वैसे जैसे थे कि हम स्थिति में हम मान लेते हैं और सीजफायर कर लेंगे और आगे सब कुछ होता रहेगा। अब पुतिन को लग रहा है कि सीजफायर करके हमें क्या मिलेगा, हम तो पूरा का पूरा हिस्सा ले सकते। तो जो जो पुतिन को चाहिए था वो सारा का सारा करीब करीब तो ले चुके हैं और वो इससे पीछे नहीं हटने। तो अब पुतिन कहते हैं कि साहब अब मैं जीत के ही मानूंगा, अब मैं सीजफायर की बात करता ही नहीं, आप सीजफायर करें। और उसमें से सुनने को आया है कि पुतिन ने कहा है कि जेलेंस्की के बारे में आप विचार करें पुनः। ट्रंप इसके लिए तैयार हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि ट्रंप, आप ये मत भूलिएगा, कुछ ही महीने पुरानी बात है जब ट्रंप ने जेलेंस्की को बेइज्जत किया था व्हाइट हाउस के अंदर। तो ट्रंप तो तैयार है जेलेंस्की को ताक में रखने के लिए, लेकिन वो मौका ढूंढ रहे हैं कि ये कब कर ले। तो ये स्थिति है वहां पे। यूक्रेन में ट्रंप ने कहा कि मैं 2 न्यूक्लियर मिसाइल भेज रहा हूं, न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहा हूं। अरे बाबा, अगर न्यूक्लियर सबमरीन भेजनी है, ये सारी चीजें शांति से चुपचाप होती हैं, बोल के नहीं होती है।
आप बोल के कर रहे हैं तो आपको लगता है दूसरा बेवकूफ है। तो वहां से मिडवेडेफ ने कह दिया अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहे हैं तो हम भी तो न्यूक्लियर पावर हैं, सब मिला के दोनों के पास तकरीबन तकरीबन 16 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हैं। 16। कोई भी एक सबमरीन के पास इतने हथियार हैं कि वो पूरे विश्व को विनाश करके कर सकता है और फिर भी उसके हथियार खत्म नहीं होंगे। आपके 32 गुना से ज्यादा हथियार है। तो क्या ये विश्व युद्ध होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता उस लेवल तक जाएगा, ये सिर्फ धमकियां हैं। ठीक है, तो ये यूक्रेन में तो हाँ बोलिए। अब मैं ये कह रहा था कि कमांडर साहब, हमने बात की कि मोदी माफ कीजिएगा, ट्रंप के सलाहकार कौन है। आप अगर होते तो और कॉमन सलाहकार होते तो आप ट्रंप को और मोदी को एक एक बात कहनी होती सलाह के रूप में, तो आप क्या देते सलाह? मैं तो यही सलाह देता कि भैया कॉम्प्रोमाइज कर लो, आपको पता है रेड लाइंस किसकी कहाँ है वो मान लो। ट्रंप को पहले कहता है ट्रंप देखिए से साहब, शुरू करते, ओके ट्रंप से ट्रंप को शुरू कहता है करते। देखिए, ओके ट्रंप से कहते हैं देखिए हिंदुस्तान के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं बस, बाकी सब में हिंदुस्तान नेगोशिएट कर लेगा। एक एग्रीकल्चर, दूसरा डेयरी। डेयरी क्यों? डेयरी, क्योंकि हमें ये कल्चरल इशू है हमारे लिए। बिल्कुल हम गौ बिल्कुल। माता को, हम दूध को सबसे सात्विक आहार में मानते हैं और वहां पे उसी गाय को आप नॉन वेजिटेरियन खिलाते हैं। ये हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है, ये हम नहीं करते। तो दूसरा है डेयरी और तीसरा है एमएसएमईज, भाई हमारे छोटे उत्पादन क्या है? टेक्सटाइल, लेदर, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। आप ये 3 चीजों को हटा दीजिए तो अपने इस पूरे इसमें से बाकी जो आपको चाहिए हम मानने को तैयार हो जाएंगे। हिंदुस्तान को कहता, मोदी जी को कहता, मोदी जी ऐसा है, हमें बनाना है विकसित भारत, हमें ये हमारी डेडलाइन है 2047, हमारा वो टाइम है। आज की तारीख में हमें अमेरिका की जरूरत है। भाई वक्त आने पे तो हम गधे को बाप बना लेते हैं, ये तो अमेरिका है। ठीक है, हमें उसकी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें उसके पैसे की जरूरत है, हमें उसके मार्केट की जरूरत है। तो जहां जहां ये 3 चीजें अगर हम अलग कर दें जो हमारी रेड लाइंस हैं और बाकी में अगर हम थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। ये मेरा मशवरा होता मोदी जी के लिए, सिर्फ एक एक चीज, एक ही एक पॉइंट के ऊपर। मैं एक चीज कह रहा था कमांडर साहब, मैं मोदी को जितना जानता हूं, मैं उनका एक बड़ा अचूक हथियार है, वो हथियार है मौन। मौन, हाँ बिल्कुल मौन और मौन। अगर कोई कुछ कहता है चुप रहो, खींच जाएगा फिर कुछ कहेगा फिर भी चुप रहो, वो खींच जाएगा और कुछ कहेगा, गालियां देगा, आप चुप रहो, और वो और खींचेगा और उसके बाद अपना सिर पीटने लगेगा, यानी खुद को नुकसान करेगा। मैंने घरेलू राजनीति में भी मैंने देखा, आपने 2 सिन्हाओं को देखा था, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा। इनको पद नहीं मिला, इसलिए इन्होंने पहले कुछ दिन इंतजार किया। अरुण शौरी भी उसी में आते हैं। उसके बाद ये पता नहीं क्या क्या बिल्कुल। बोलने लगे, देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम मोदी। तो ये एक ऐसा हथियार है मोदी का। अभी देख रहे हैं आप, कोई उसने नाम भी नहीं लिया ट्रंप का। तो आपको नहीं लगता कि ट्रंप के मुकाबले मोदी ज्यादा कुशल राजनेता है? उसमें कोई शक ही नहीं है, बल्कि आज की तारीख में सबसे कुशल राजनेता अगर कोई है वो मोदी जी हैं और आपको वर्ल्ड रैंकिंग में दिखाई देता है। मैं तो यहां तक भी जाके कह सकता हूं कि पिछले पूरे दशक, पूरे है ना, पूरे सेंचुरी अगर आप ले लेते हैं 1950 से लेके आज तक, मुझे नहीं लगता कि और भी कोई राजनेता होगा जो जिस दक्षता से मोदी ने जी ने काम किया है। देखिए उनके सामने क्या क्या चीजें नहीं हुई। कोरोना एग्जैक्टली। जैसी महामारी किसी ने नहीं देखी, किसी भी राजनेता ने नहीं देखी पिछले 100 साल में, पिछले 150 साल में। उसके बावजूद हिंदुस्तान अगर बाहर निकला है कोरोना से तो बिल्कुल सुरक्षित निकला है, बढ़ के निकला है, घट के नहीं। जो चीजें हम तब नहीं कर रहे थे
कोरोना से पहले वो हम आज सारी चीजें कर रहे हैं और ज्यादा दक्षता से कर रहे हैं। और एक सिंपल सबूत मैं आपको दिखाई देता है राकेश जी, वो है आपका जीएसटी कलेक्शन। जीएसटी कलेक्शन हर बार हर महीने बढ़ रहा है। आज जी, तकरीबन 2 लाख करोड़ हो गया है बिल्कुल हर बढ़ महीने गया। का। ठीक है, अगर जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और जो ट्रम्प कहते हैं ये डेड इकोनॉमी है, तो भाई साहब कौन कर रहा है ये काम? जीएसटी कोई अगर भर रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के जीएसटी तो नहीं होगा। और अरे जबकि सर, आप देखिए शुरू से अब तक जीएसटी का जो दरें हैं वो कम ही हुई है, बढ़ी गई नहीं है। जी, बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। और आत्मनिर्भरता जी, देखिए राकेश जी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज कर रहे हैं। लेकिन राकेश जी वो सवाल जो आपने मुझसे पूछा ये मैं उल्टा आपसे पूछता हूं। आप जी। सलाहकार हैं, आप ट्रंप के सामने बैठे हैं, ट्रंप को आप हाँ, क्या बताएंगे? मैं ट्रम्प और राहुल दोनों को एक सलाह कॉमन दूँगा कि बोलें कम, काम ज़्यादा करें। जब आप काम की ओर ध्यान देते हैं, मुझे ध्यान है मेरे एक बॉस थे, उन्होंने मुझे कहा राकेश पैसे के लिए कभी मत भागना, काम करो, काम जब तुम्हारा दिखेगा तो पैसे अपने आप आएँगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तुम काम करोगे वोट अपने आप आएँगे, बोलना मत। ये दोनों नेता ऐसे हैं कमांडर साहब जो एक सेंटेंस बोलते हैं, तो ये अपना 100% नुकसान करते हैं। राहुल गांधी एक सेंटेंस का बयान देता है, तो वो एक लोकसभा इलेक्शन और पीछे हो जाता है। अगले दिन दूसरा देता है तो एक लोकसभा इलेक्शन और पीछे हो जाता है। आप सोच लीजिए कि सत्ता उससे कितनी दूर है। मुझे समझ में नहीं आता कौन इन लोगों को समझाता है। तो एक लाइन की सलाह देता है कि भाई बोलो मत बस, ये तुम अपना और अपने देश का सबसे बड़ा भला करोगे। राहुल गांधी अगर नहीं बोले तो अपनी पार्टी का सबसे बड़ा भला करेंगे। बाकी खड़गे साहब हैं, दूसरे बड़े नेता हैं, वो बोले आप काम करो, काम करते हुए दिखो। तो ये दिक्कत है सर। मैं तो होता जैसा आपने कहा तो मैं तो यही कहता। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा था कि मोदी ने कल बनारस में जवाब दिया। हम मान सकते हैं, वैसे ट्रम्प का तो नाम लिया नहीं। बनारस में उन्होंने 2-3 बड़ी बातें कही हैं। एक तो उन्होंने अ अ, कहा है कि वैश्विक स्तर पर बड़ी अस्थिरता का माहौल है। तो ये कहा है, सभी देश अपने-अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ये दावा फिर किया और इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सतर्क रहना होगा। कहीं ये बात छुपी है कि ट्रम्प साहब हम आपके कहने में नहीं आएँगे। ये भी कहा कि किसानों, छोटे उद्योगों और युवाओं का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अभी आपने एमएसएमई की बात कही, वही मैं बात कर रहा था, एग्रीकल्चर और जो आपने बात कही, ये कल मोदी कह चुका और उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए। ये देखिए जवाब है कमांडर साहब, आपकी राय इसमें जानना चाहता हूँ। बिल्कुल सटीक राय दिए चीजें बोली हैं मोदी जी ने, खास जी सर। करके स्वदेशी। देखिए, अगर आप ये मान के चलें कि यूरोपियन यूनियन हो या जापान हो या चाइना हो या साउथ कोरिया हो, ये सब ट्रम्प के सामने हथियार क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी है। उनके हुँ, जीडीपी का लगभग लगभग 70 से 80% जो है वो एक्सपोर्ट होता है, वहां से वो उनकी जीडीपी चलती है। हम एक कंज्यूमिंग इकोनॉमी है। हुँ। हम अपना जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं तकरीबन तकरीबन 65 से 70% हम कंज्यूम करते हैं। यहीं पर हो जाता है। हुँ, इसीलिए हम जो है ना, अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, अपने आप को अलग कर सकते हैं इस सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स वगैरह की लड़ाई से। और हुँ। इसी चीज के ऊपर मोदी जी ने वापस ध्यान आकर्षित किया है। देखिए, कितने बार हुआ है मोदी जी ने कहा और चीजें होने लगी। उनका एक टाइम था वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, या लोकल फॉर ग्लोबल। भाई आप यहां बनाए हाँ, और बाहर बेचे। ठीक है। कब कहा था सोचिए आप, और मतलब ये कितनी दूरदृष्टि की बात है। बिल्कुल।
और कल भी उन्होंने क्या कहा, आप अपनी तरफ से स्वदेशी चीजें खरीदें, चाहे भले ही आपको थोड़े से पैसे ज्यादा लगाने पड़े, क्योंकि ये आपके देश हित में है। ये मान के चलिए, हिंदुस्तान की जनता जो है वो मोदी जी की बात के ऊपर अगर पूरा का पूरा बाहर से खरीदना बंद नहीं करेगी, कोई नहीं बंद कर सकता, लेकिन अगर 10% भी बढ़ा देगी, 10%, आपका जो कंजम्पशन है वो 65, 70 से 72, 73% भी चला जाता है, आप उतने ज्यादा सेफ हो जाते हैं। यहां पे एक छोटी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं जो इसी कॉन्टेक्स्ट में है लेकिन जरा सा हटके है। देखिए, पिछले हफ्ते की बात है जब यूरोपियन यूनियन ने नायरा ऑयल ऑयल प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। नायरा एक ऐसी कंपनी है जो क्रूड ऑयल आता है रशिया से, यहाँ पे हम उसको रिफाइन करते हैं और हम बेचते हैं यूरोप में। नायरा है इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर, जहां पे रशियन कंपनी का 49% स्टेक है, बाकी इंडियन कंपनी का है। तो ये इंडियन कंपनी है, रजिस्टर्ड है इंडिया में। यूरोपियन यूनियन ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए। ये सैंक्शंस देख के माइक्रोसॉफ्ट ने उठा के सैंक्शन लगा दिया नायरा के ऊपर और कह दिया कि हम आपको जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे क्लाउड, जैसे टीम्स, जैसे आउटलुक, जैसे बाकी जो सारी एक्सेल है, सारे की सारी चीजों के ऊपर हमने आपको प्रतिबंध लगा दिया, अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नायरा का तो बट्टा बैठ जाना था। नायरा ने एक हिंदुस्तानी कंपनी को अप्रोच किया, उस हिंदुस्तानी कंपनी ने नायरा को सपोर्ट किया और उसको इस संकट से उभरने का मौका मिला। उसी टाइम पे नायरा ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया, ये कह के कि साहब ये हम इंडियन कंपनी है, हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो हमारे करार है उसमें से ये सैंक्शंस की बात कभी भी नहीं थी, और यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया हमारे पे, वो थर्ड पार्टी है, आप उसके बेसिस के ऊपर हमें कैसे रोक सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने हथियार डाल के नायरा से करार संधि कर ली और मान लिया। यहां से हमें क्या सीख मिल रही है? हमें सीख मिल रही है कि साहब आप अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन बिग टेक के ऊपर हमेशा विश्वास नहीं कर सकते। मतलब आपको हमारा ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा ओन स्टैक ऑफ एप्लीकेशंस क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्या हमारे पास है? जी हाँ है, हमारे पास मोबाइल के लिए और डेस्कटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, भरोसे। हम इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि वो इतना प्रचलित नहीं हुआ है, लेकिन ये सिस्टम है। अब समय है कि आप इस सबको अपने ऊपर ध्यान दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्लाउड। आपका डेटा, आपने पैसे देके क्लाउड स्टोरेज खरीदी और वो आपको माइक्रोसॉफ्ट कहता है हम आपको नहीं देते, तो आपके लिए जरूरी है आपके डेटा सेंटर हिंदुस्तान के अंदर हो। यहीं पे आता है गूगल का करार आंध्र प्रदेश के साथ, जहां वो $6 बिलियन की लागत के ऊपर एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर विशाखापट्टनम के आसपास बन लगाएंगे। ये अगले 2 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगा जी। मतलब क्या है? डेटा इज द नेक्स्ट ऑयल। डेटा वही चीज है जो आगे की आने वाली दुनिया को चलाएगा। आपको डेटा और डेटा हैंडलिंग के ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए, और ये आपको एक सीख मिलती है। एक छोटे से 2 कंपनियों के बीच की लड़ाई में हिंदुस्तान को बड़ी सीख मिलती है, और यही चीज मोदी जी रिपीट कर रहे हैं। यही चीज राकेश जी आपने कही थी, स्वदेशीकरण के बगैर हम नहीं कहीं आगे जा सकते। कमांडर साहब, ट्रंप की दूसरी उपलब्धियों की ओर भी देखें तो अभी तक तो केवल पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर पाए। जापान, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन के साथ तो साइन हुई नहीं है डील ना। जब तक साइन नहीं होगी तब तक कैसे माने? साइन के बाद रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट को भी तो अप्रूव कर रहे हैं, हाँ, तब तो तक लागू ही नहीं होती। उनकी उपलब्धि क्या है सर? वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील पाकिस्तान के साथ करके मतलब उनकी दूसरी बात, चीन के साथ भी तो टेम्पररी एग्रीमेंट ही है उनका, जो भी फाइनल डील तो हुई नहीं है। तो मतलब क्या है फिर? तो मतलब
हद है। मतलब वो अमेरिकी प्रेसिडेंट की इतनी छीछा-लेदर होते हुए कभी नहीं देखा था। इससे पहले के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, रहे हैं। तो कमांडर साहब आपको लगता है कि नेतृत्व में गिरावट बहुत ज़बरदस्त है और वो दिखती है, दिखना भी होता है, वो दिखती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। देखिए, विश्व में हम मार्केटिंग में हम हमेशा यही कहते थे, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपको एक चीज नहीं दिखाई देती, आप बेच नहीं सकते उसको। अमेरिका बिल्कुल, के पास आज की तारीख में क्या है बेचने के लिए? एक जमाने में लोग कहते थे अगर अमेरिका ने कह दिया वो सच होगा। अगर हमने डॉलर में कोई चीज कर दी, वो सोने के बराबर है। डॉलर की इतनी इज्जत थी। आज क्या है? आज डॉलर से हम डी डॉलराइज कर रहे हैं, सबके सब बाहर निकल रहे हैं। अमेरिकन हाईटेक से सबको सबको दिखाई दे रहा है कि खतरा दिखाई देता है आपको। न्यारा का देख लीजिए आप। ठीक है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको दिखाई देता है नेतृत्व जो है वो कितना बेवकूफ है कि उसे आज कुछ कहता है, कल कुछ और कहता है, परसों कुछ और कहता है। एग्ज़ैक्ट इसीलिए वो कहते हैं ना, वो में अमेरिका में ही एक बहुत प्रचलित हुई है बात, उसको कहते हैं टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब ट्रम्प जो भी है, उनके सब वो गली के गुंडे की तरह हैं। जैसे ही उनको हाँ। किसी ने कहा वरना क्या करोगे, कहता हम पीछे हट जाएंगे। तो सर मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि क्या ट्रम्प की जो भारत से नाराज़गी है, वो इस वजह से भी है कुछ कि हम F-35 पे हमने कुछ उसको एश्योरेंस नहीं दी है, खरीद पर? उसमें कोई शक नहीं है। बल्कि F-35 पे एश्योरेंस देने की छोड़ दीजिए, हमने साफ कहा है कि हम नहीं लेंगे। इसीलिए देखिए, 2 बारी हुआ था कि लॉकहीड मार्टिन से एक डेलीगेशन आनी थी हिंदुस्तान, F-35 पे प्रेजेंटेशन देने के लिए। लास्ट इवेंट था पिछले हफ्ते की बात है। इससे पहले कि ट्रंप का ये सब शुरू हुआ, उससे पहले आना था उस डेलीगेशन को। लेकिन दोनों बार ये डेलीगेशन का आना कैंसिल हुआ है। ये मान के चलिए, हिंदुस्तान जो है, अगर उसको लगता है कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हमें तुरंत चाहिए है, तो वो Su-57 आएगा। हुँ, क्यों आएगा Su-57? क्योंकि उसकी कॉमनैलिटी Su-30 से बहुत ज्यादा है। वही असेंबली लाइन में Su-57 आप प्रोड्यूस कर सकते हैं 1 साल के रुकावट के बाद। जो रशिया हमें डील दे रहा है, कहता है हम आपको सोर्स कोड देंगे, हम आपको हर चीज देंगे, हम आपको इंजन भी देंगे, आप हिंदुस्तान में इंजन बनाइए। जैसे Su-30 का इंजन हम बना ही रहे हैं हिंदुस्तान में अंडर लाइसेंस। ठीक है, हुँ, कहता आप लाइसेंस अपना बनाए, अपने हथियार डालें, आप अपने रेडार डालें, जो हम बना रहे हैं उत्तम मार्क 2। कहता आप उत्तम मार्क 2 लगा लीजिए। वो सब चीज देने को तैयार है। ठीक है, S-500 का जॉइंट प्रोडक्शन तैयार है देने के लिए, कि आप भी प्रोड्यूस करें, हम भी प्रोड्यूस करते हैं, हम अपने लिए करेंगे, आप अपने लिए भी करें और एक्सपोर्ट भी करिए, क्योंकि आपके ऊपर सैंक्शंस नहीं है। हुँ, ठीक है, तो आप मान के चलिए कि हम तो, और दिखाई दे रहा है ट्रंप को भी, चाहे जो भी होगा, जितना भी बेवकूफ होगा, कभी कभी उसको भी दिखाई देता होगा, और उसके सलाहकार को भी दिखाई देता है कि हम जो है, झुकाव हमारा रशिया की तरफ है, था और रहेगा। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा झुकाव है आत्मनिर्भरता की ओर। और यहां तक हुँ, कि एयरफोर्स ने भी एक्सेप्ट किया है, और हम हुँ, सब मानते हैं कि अगर 3-4 साल की डिले के बावजूद हमें तेजस मार्क 2, आमका, ये सब आ जाते हैं, तो हम वो डिले एक्सेप्ट कर लेंगे। और जो हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की जो कमियां हैं, उनको उनको हम ना पूर्ति हम करेंगे मिसाइल और ड्रोन और सबके साथ। और इसी दिशा में देखिए, हमने कदम उठाने शुरू कर चुके हैं हम। देखिए किस रफ्तार पे नई नई मिसाइल्स के परीक्षण हो रहे हैं। हर हुँ, हफ्ते कोई ना कोई परीक्षण होता है। हर हफ्ते आपको खबर आती है, ये नया ड्रोन बन गया, ये नई उपलब्धि हमारे हमारे प्राइवेट सेक्टर से आई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आज तक हमारा जो पब्लिक सेक्टर था, वही डिफेंस इंडस्ट्रीज में काम करता था। आज प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी पहले से पब्लिक सेक्टर के साथ साथ
करीब करीब इक्वल पे आ रही है, 40% प्लस पे आ गई है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ। तो मतलब ये है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक आध चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है एरो इंजन। और राकेश जी, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, राहुल गांधी की तरह नहीं, हकीकत में, कि अगले 3 साल के अंदर अंदर हमारे पास स्वदेशी जेट इंजन होगा जो हम हमारे फाइटर्स में लगा सकते हैं, चाहे हम भले ही सैफरन के साथ या रोल्स रॉयस के साथ करार करें या ना करें। वाह! ये बड़ी बात होगी। अच्छा कमांडर साहब, एक चीज़ और कह रहा था कि 25 अगस्त को एक और राउंड होने वाला है, यूएस की टीम आने वाली है ट्रेड के लिए, इंडो यूएस ट्रेड डील के लिए। जो इस समय की परिस्थितियाँ हैं, जो भी बयानबाज़ियाँ हो रही हैं उधर से भी, और कल तो दिया प्रधानमंत्री ने, बहुत नाम किसी का नहीं लिया, थोड़ा जवाब दिया। तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है 25 अगस्त को बैठेंगे तो क्या बात करेंगे? बात करने को क्या है अभी? राकेश जी, मुझे लगता है आपकी आपकी बात उन्होंने सुन ली है ट्रंप ने, और शायद मेरी भी बात सुन ली है। बात होगी इन्हीं चीजों के ऊपर, और कहीं ना कहीं एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और हाँ, ये जो 1 हफ्ते का और टाइम दिया है, ये मत भूलिए 1 अगस्त से होना था, और उन्होंने कहा नहीं नहीं 7 दिन का हम समय देते हैं, क्योंकि हमारे कस्टम वालों को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। कस्टम वालों का सॉफ्टवेयर बाद में अपडेट होगा, ट्रंप और उनके सलाहकारों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि बहुत दूर तक ये चलने वाला है। आज नहीं तो कल ट्रंप ने हथियार डालने ही है, और उसको दिखाई दे रहा है कि पुतिन भी नहीं मानेगा, और पुतिन को अगर कोई मनवा सकता है तो वह मोदी जी। तो सर इसमें क्या, इसमें तो बड़ी फजीहत होगी ट्रम्प की या अमेरिका की, तो उससे बचने के लिए कोई फेस सेविंग डिवाइस, कोई फेस सेविंग रास्ता उसको चाहिए होगा। भाई वो चिकना घड़ा है, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे हम लोग भी। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा था कि अभी ट्रम्प ने ये भी कहा था कि हमने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी है रूस के पास। अब बड़े पता नहीं क्यों खफा है मेदवेदेव से, तो मुझे समझ में नहीं आता, कुछ इस पे रोशनी डालिए। क्या ये बता के न्यूक्लियर सबमरीन, हालांकि आपने इशारा किया है अपनी बातचीत में, बता के कोई न्यूक्लियर सबमरीन भेजता है क्या? और मेदवेदेव से इतने नाराज क्यों हैं? देखिए, पुतिन भी मोदी जी का ही राग अलापते हैं, मतलब कुछ नहीं बोलते। हम्म, आपको पुतिन का कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो कुछ कहते ही नहीं है। वो कहते, वो जो उनको कहना होता है, कि कुछ भी करना होता है, वो किसी और से कहलवाते हैं। मिदवेदेव उन्हीं के, अब सलाहकार बोल लीजिए, उनका दाहिना हाथ बोल लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वो हैं, ठीक है। अब ट्रंप जो है वही कर रहे हैं जो आपने कहा था कि भाई राहुल गांधी करते हैं, मोदी जी चुप हैं, वो जाके अपना सर पीटने में। ये सर पीटने की बारी है, की बात है कि आपने बोल दिया कि हम न्यूक्लियर सबमरीन भेज रहे हैं। न्यूक्लियर हाँ, सबमरीन भेजने की बात वो रशिया के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपनी देसी ऑडियंस के लिए है। हम्म, आपको मैंने कहा था ना कि रशिया, अमेरिका के लिए रशिया इज नॉट अ कंट्री, विश्व का हिस्सा नहीं है। हम्म, विश्व का हिस्सा जो है वो 4-5 देश ही हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूरोप। कुछ हद हाँ, तक यूरोप, हम्म, कुछ हद तक हम्म, मेक्सिको। हाँ, इसके आगे उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपने ऑडियंस के लिए बोला, देखो मैं कितना सुपरमैन हूं, मैंने न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी। अब भैया न्यूक्लियर सबमरीन आप भेजे या ना भेजे, उनकी जो मिसाइल हैं वो 8-10 हजार मील से भी वार कर सकती हैं, तो आपको भेजने की जरूरत क्या है? ठीक है ना। तो ये बेकार की जो है ना धमकियां हैं, जिनका कोई लेकिन मतलब नहीं बनता। मैं ये कह रहा था कि बिना किसी, मतलब गांधी के रास्ते का इस्तेमाल मोदी जी ने किया, बिना किसी अहिंसात्मक वाक्य के, हिंसात्मक वाक्य के, बिना हिंसा किए हुए, आई मीन वाक्यों के द्वारा, बिना हिंसा किए हुए, बगैर हिंस भाषा का इस्तेमाल किए हुए, और अगर किसी बड़े, सबसे बड़े, दुनिया के सबसे ताकतवर नेशन की बेइज्जती हो जाती है, तो ये तो बड़ी बुरी बात होगी उनके लिए, ट्रम्प के लिए भी, एक अमेरिकन के लिए भी। और इसका
पलटवार इस पे ट्रंप पर होगा मेरे ख्याल से। ये जो 2026 की कोशिश कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश करने के लिए, मुझे लगता है कि इसका पलटवार ना, उल्टा वार ना हो जाए। ये तो हो ही रहा है, दिखाई दे रहा है भाई। देखिए वॉल स्ट्रीट की क्या हालत है, उनके हाँ, उनके स्टॉक एक्सचेंज की वहां भी जी। हालत खराब है। हुँ, उनको लग रहा है कि उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। तो अब अमेरिका क्या प्लान कर रहा है, डॉलर बॉन्ड इश्यू करेगा 50 साल के। मतलब अब वो जबरदस्ती कराएगा लोगों से, खास करके जो अब उनके घनिष्ठ मित्र हैं, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सबको बोलेगा कि भैया आप हमारे बॉन्ड में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि वो लॉक कर रहा है अपने डॉलर के साथ आपको। इसीलिए तो वो ब्रिक्स से नाराज है। बिल्कुल। ब्रिक्स ने क्या कहा, ब्रिक्स ने ये नहीं कहा कि हम डी डॉलराइज करेंगे। ब्रिक्स कह रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है कि जैसे अगर मुझे चक्रपाणी को राकेश जी के साथ कुछ आदान प्रदान करना है, तो मैं राकेश जी को एक्स दूंगा, राकेश जी मुझे वाई देंगे और मेरे सिस्टम से ये काम हो जाएगा, हम डॉलर में नहीं आएंगे। यही बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था। इसीलिए तो ट्रंप नाराज है, क्योंकि हुँ, जैसे डी डॉलराइजेशन की तरफ आप जाते हैं, डॉलर का महत्व गिरता है, डॉलर का महत्व गिरेगा तो अमेरिका में जो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन जरा सा कंट्रोल में है, फिर भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब आजाना आसमान छूना शुरू कर देगी। क्योंकि डॉलर खत्म तो भाई आपके पास बचा क्या। जी। इसीलिए तो है ना, ट्रंप ये सारी चीजें कर रहा है। टैरिफ वॉर यही तो है, आप डरा के धमका के उसको बोले आप हमारे डॉलर खरीदें और हम आपको रियायत दे देंगे। मैं रोज़ देखने की कोशिश करता हूँ कि आज ट्रंप ने क्या कहा। थोड़ा-सा हँसने का मौका मिलता है और मैं उसकी तुलना करता हूँ किसी गली-कूचे के कुछ उभरते हुए गुड्डे से, जो कुछ कर नहीं पा रहा है, चाहता बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये काफ़ी लंबा एक बहसबाज़ी हुई हम लोगों की, एक डिस्कशन हुआ और आपने बहुत सारी बातों पर आपने रोशनी डाली और सबसे बड़ी बात आपने जो हमारे दर्शकों को बड़े साधारण तरीके से बताया कि इंडिया के और यूएस के और बहुत सारे दूसरे देशों की ट्रेड पॉलिसी में क्या फ़र्क है। वो एक्सपोर्ट पर इतना निर्भर करते हैं, हमारे यहाँ सब का सब हमारे यहाँ हो जाता है, तो हमें किसी और मार्केट की ज़रूरत भी नहीं है। हम चाहें तो इतना प्रेशर है ही नहीं हमारे ऊपर। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने बताई। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इस बात के ज़रिए बहुत सारी बातें समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें इसी से लिंक्ड होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। आपने अपना बेशकीमती वक़्त दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया कमांडर साहब। आपसे तो हर हफ्ते मुलाकात होती रहती है, लेकिन हफ्ते का जो ये प्रोग्राम है, वर्ल्ड दिस वीक, इसमें बहुत सारी बातों पर आप जो रोशनी डालते हैं, मुझे उम्मीद है कि लोगों का नज़रिया बदलेगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते बहुत सारी चीज़ों के बारे में। मैं आपसे सच्ची कहूँ तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मुझे होती है जब आप उन पर रोशनी डालते हैं, बातचीत के दौरान। आप हमारे यहाँ आए इस बहस का हिस्सा बने, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कमांडर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।